मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएं। जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो क्या मतलब आचार्य जी की राहुल कहीं से भी चुनाव लड़े? कांग्रेस क्यों आप राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं? अनुराग, कांग्रेस छोड़ी है, देश थोड़ी छोड़ा है। देश की जनता एक क्रेडिबल लीडर चाहती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। डरो मत, डरो मत, डरो मत। जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत, खुद डर गया। जब नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो माहौल इनके पक्ष में था। नरेंद्र मोदी जी ने जब फैसला ले लिया तब माहौल बदला। तो आपको अमेठी लड़ना चाहिए था, और जब जहाँ से आप चुनाव हारे तो आपको तो वहाँ कहना चाहिए था कि देखिए अमेठी की जनता, अमेठी के भाई बहन, मुझे आपने चुनाव हराया, मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं फिर भी आपके बीच में आया। यूपी की सियासत के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ की 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनको लेकर सस्पेंस बना हुआ था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहाँ से अब पर्दा उठ चुका है। अमेठी और रायबरेली। अमेठी में यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी स्मृति का मुकाबला करने के लिए सामने आएंगे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर रणछोड़ साबित हुए। वहीं उन्होंने अमेठी के बाद रायबरेली सीट को चुना, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी साजिश हुई। वो साजिश हुई प्रियंका गांधी के खिलाफ। ये माना जा रहा था कि रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी की जगह राहुल गांधी वहाँ पर चुनावी मैदान में आ गए। आज सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट पढ़ा। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि शेर कागजी साबित हुआ। अभी तक मैंने कागजी बादाम तो सुने थे, लेकिन शेर कागजी पहली बार सुना। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं। राहुल गांधी के ज़माने से वो उनके कांग्रेस के साथ थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो कांग्रेस का साथ छोड़ गए। प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहला और तीखा सवाल आपसे कि अभी तक कागजी बादाम तो मैंने सुने थे, लेकिन कागजी शेर पहली बार सुना। देखिए अनुराग जी, राहुल गांधी रोज ये कहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब बैठक लेते थे उसमें भी कहते थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी उसमें भी कहते थे, और राहुल गांधी जब जब पब्लिक को एड्रेस करते थे देश के किसी भी कोने में, तब तब चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत, खुद डर गया। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेठी से पलायन क्यों? चुनाव जीतना हारना ये तो चलता रहता है। आपको अमेठी की जनता ने इतना प्यार दिया, आपके परिवार को इतना प्यार दिया। अमेठी के लोग कह रहे थे कि राहुल भैया आओ, आप यहाँ हमारे साथ रहो, लेकिन राहुल गांधी का ये फैसला निश्चित रूप से उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और देश की जनता एक क्रेडिबल लीडर चाहती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो राहुल गांधी जी का जो आज का ये फैसला है, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। ये बहुत गलत फैसला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि युद्ध नीति हो या राजनीति हो, आदमी को वहीं जाना चाहिए जहां उसको जीत की संभावना नजर आती है। मेरी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जहां आपको लग रहा है कि दुश्मन आपका गला काट लेगा, भला उस युद्ध में जाना ही क्यों? देखिए, ये तो आम आदमी की सोच होती है, आम नेता की सोच होती है, लेकिन जो पार्टी को लीड करना चाहता है, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आप याद करिए 2014 का चुनाव, जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया तो चुनाव लड़ने की बात आई, तो उन्हें तो गुजरात से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन जब प्रस्ताव गया कि नहीं आप उत्तर प्रदेश कहाँ, गुजरात कहाँ, आचार्य जी माहौल बहुत मुफीद था उनके लिए, देश चेंज की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से आप देखिए ना कि कांग्रेस को अपनी कांग्रेस बचानी भारी पड़ रही है।
कांग्रेस के बड़े बड़े जो महारथी हैं वो भाजपा जा रहे हैं, तो माहौल कांग्रेस के मुफीद नहीं है, तो इसलिए राहुल नहीं। गांधी ने सोचा होगा कि भाई मैं अमेठी से हार जाऊंगा तो उन्होंने रायबरेली चुन लिया। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जब नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो माहौल उनके पक्ष में था। नरेंद्र मोदी जी ने जब फैसला ले लिया तब माहौल बदला। इसको ऐसे देखिएगा, तो राहुल गांधी जी को माहौल देख करके फैसला लेना है तो फिर नेता किस बात के? आचार्य जी, राहुल जी के भी बड़े करीबी रहे हैं आप, कांग्रेस में तो बिल्कुल आप कहते हैं कि जड़ों को जानते हैं कि कांग्रेस क्या है। अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते तो क्या मैसेज जाता? देखिए अनुराग जी, ये फैसला उन्होंने आज किया, लेकिन ये मुझे पहले से लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। मैंने कई बार इंटरव्यू में ये बात कही, मैंने कई टेलीविजन चैनल पे ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे। तो मुझसे सवाल हुआ अपना क्यों नहीं लड़ेंगे? कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे वो। नहीं, उन सवाल हुआ क्यों नहीं लड़ेंगे, तो मुझे लगा कि वो स्मृति ईरानी से डरते हैं। और आज वो सिद्ध, मेरी बात सिद्ध हुई है, मेरी बात सच साबित हुई है। और मैंने 1 महीना पहले ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव नहीं लड़ाया जाए। आचार्य जी, प्रियंका जी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी का लड़ते तो क्या हालात होते हैं वहाँ पर? देखिए, क्या हालात होते क्या नहीं होते ये अमेठी की जनता को फैसला करेगा। अमेठी सीट अभी फिलहाल कांग्रेस लूज कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अमेठी में अब चुनाव होगा। अच्छा, राहुल लड़ते तो चुनाव होता? हाँ, राहुल लड़ते तो चुनाव, जीतने की संभावनाएं होती वहाँ पर? जीत हार जो भी होता, लेकिन राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते तो वाकई चुनाव होता। अब चुनाव आप राहुल गांधी को वहाँ से लड़वाना चाह रहे थे, बीजेपी आपने ज्वाइन नहीं की है, तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि भाई स्मृति वहाँ पर चुनाव हार जाए, इसलिए राहुल गांधी को लड़वाना चाह रहे थे वहाँ पर आप? मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएं। जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो क्या मतलब आचार्य जी की राहुल कहीं से भी चुनाव लड़े? कांग्रेस क्यों आप राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं? अनुराग, कांग्रेस छोड़ी है, देश थोड़ी छोड़ा है। हाँ। आप क्या चाहते हो? मैं देश में जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई राहुल जो करें, लेकिन जब उन्होंने चुन लिया रायबरेली से लड़ रहे हैं तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ना? नहीं, राहुल गांधी अगर सावन के सोमवार के दिन मीट खाते हुए नजर आते हैं, मटन बनाते हुए नजर आते हैं, और नवरात्रों में मछली खाते हुए तेजस्वी नजर आते हैं, तो जब पब्लिक डोमेन में ये बातें आती हैं तो देश में आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करें अपने घर में, हमें क्या मतलब, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो उस पर तो टिप्पणी करनी पड़ती है, उसमें राय जाहिर करनी पड़ती है। जितना देश मेरा उतना राहुल गांधी का, जितना देश राहुल गांधी का उतना मेरा। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी पार्टी को एक कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? अगर आपका सेनापति भाग जाए, आपने अभी कहा ना रण छोड़, आप सेनापति भाग जाए, अमेठी लड़ने में और रायबरेली लड़ने में अंतर क्या है? अमेठी आपके परिवार की विरासत है, तो आपको अमेठी लड़ना चाहिए था। और जब जहाँ से आप चुनाव हारे तो आपको तो वहाँ कहना चाहिए था कि देखिए अमेठी की जनता, अमेठी के भाई बहन, मुझे आपने चुनाव हराया, मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं फिर भी आपके बीच में आया। तो ये नेता की एक पहचान होती है, ये नेता की शख्सियत और ख़ासियत को उजागर करने वाली बात होती है। लेकिन आज राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चूक गए। अच्छा आचार्य जी, राजनीति में कहते हैं कि खून के रिश्तों की भी कोई वैल्यू नहीं होती, और समय समय पर राजनीति का ये जो कुरूप रंग है हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कई बार हमने देखा है, आज भी जब रायबरेली वो गए नामांकन करने के लिए तो प्रियंका गांधी उनके गले लग रही थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो देखे होंगे उन दोनों के भाई बहनों के प्रेम के, लेकिन वो प्रेम जब प्रियंका गांधी को कुछ देने की बारी आती है तो वो कहाँ चला जाता है? ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से आप जानते हैं। देखिए, जहाँ तक गले लगने का सवाल है तो गले तो मोदी जी के राहुल जी पार्लियामेंट में लगे थे। गले लगने से प्रेम अपनी पूर्णता को थोड़ी उपलब्ध होता है। आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है? प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई तो लाया कौन? राहुल गांधी अध्यक्ष थे। 2019 में जब उन्हें पहला टास्क दिया गया, अब देखिए सीक्वेंस देखिएगा, क्रोनोलॉजी देखिएगा, आप जाइए 19 में राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार दिया जाता है, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खूब खुश होते हैं, हम भी खुश हुए, हमने भी ढोल बजाया, लेकिन उन्हें आधा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया।
जबकि जब से कांग्रेस का इतिहास है आज तक किसी स्टेट के 2 प्रभारी नहीं हुए। प्रियंका गांधी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये सवाल उठा कि भाई ये तो प्रियंका गांधी के कद को छोटा करना है, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत सहनशील है, वो काम करती रही। उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने 19 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरी बहन भी नहीं बनेगी। भाई आप बहन के बारे में फैसला करने वाले कौन हैं? पहली बात, हमारे यहाँ जब बेटियाँ कुंवारी होती हैं तो उनके बारे में फैसला हम लोग लेते हैं, ये भारत की परंपरा है। लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल कहा था ना कि कांग्रेस के ऊपर आचार्य जी परिवारवाद के आरोप लगते थे। ये कहते थे कि कांग्रेस परिवार से बाहर निकलकर नहीं जा रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरी बहन प्रियंका कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनेगी। अच्छा, परिवार वाले पद नहीं लेंगे, हाँ। परिवार के नौकर पद लेंगे। हाँ। ये परिवारवाद से कि आपका इशारा केएल शर्मा की तरफ है क्या? पता नहीं किसकी तरफ है, लेकिन परिवार के जो नौकर हैं वो कांग्रेस चलाएंगे, नेता कांग्रेस नहीं चलाएंगे। नहीं, अगर नहीं, पहली बात तो मुझे नहीं पता आप नौकर किसे कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अपने नौकर को कांग्रेस प्राथमिकता दे रही है तो ये तो बड़ा दिल है कांग्रेस का। ये तो अनुराग एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस को परिवार खा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नौकरों को अगर चुनाव लड़ा रही है, आपके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कोई नौकर नहीं है जी। देश की जनता नेता चाहती है, हाँ। नौकर नहीं चाहती। मैं नहीं कह रहा हूँ तो मल्लिकार्जुन देश की जनता खड़गे नेता नहीं है क्या? नहीं, देश की जनता नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है हाँ। ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे आचार्य जी। ये आप भी जानते हैं। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या हैं, मैं उनसे कई बार मिला। जब मैंने उनसे कहा कि ये ऐसा गलत हो रहा है तो वो कहते थे भाई ये तो उनसे बात करो, परिवार से बात करो। जब मैं कहता था ऐसा होना चाहिए, कहते थे वो जो कहेंगे मैं कर दूंगा, इसके अलावा और ज़्यादा कहना मेरे लिए। अच्छा आचार्य जी, मैंने देखा कि कांग्रेस में रहकर आपने खूब विद्रोह किया और आप हमेशा प्रियंका जी के हक की लड़ाई आप लड़ते रहे। आपने चाहा कि प्रियंका को वो वजूद मिलना चाहिए कांग्रेस में जिसके लिए वो फिट बैठती हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि राहुल का कैंप प्रियंका के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, ये सच है क्या? देखिए अनुराग जी, प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में भी साजिश हुई और परिवार में भी साजिश हुई। प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई। प्रियंका गांधी जब पार्टी ज्वाइन करती हैं, पॉलिटिक्स में आती हैं, तब उनके खिलाफ साजिश हुई, उन्हें आधे प्रदेश का प्रभार दिया गया। उसके बाद जब कांग्रेस की अध्यक्षता की बात आई, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया तो लोगों ने मांग की कि प्रियंका गांधी एक पॉपुलर चेहरा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए, उन्हें नहीं सौंपी गई। उसके बाद मांग उठी कि प्रियंका गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, नहीं बनाया गया। उसके बाद ये बात आई कि प्रियंका गांधी को उपाध्यक्ष बना दिया जाए, और प्रियंका गांधी अगर उपाध्यक्ष रहेंगी तो पूरे देश को देखेंगी। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार से जुड़ा है, कांग्रेस की मूल विचारधाराओं से जुड़ा है, उन्हें प्रियंका जी से मिल करके एक अच्छी अनुभूति होगी, उसमें जोश आएगा। प्रियंका गांधी को उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। हद तो तब हो गई अनुराग जी, जब राज्यसभा देने की बात आई तो प्रियंका गांधी जी को राज्यसभा नहीं भेजा गया, और प्रियंका गांधी को काटने के लिए, संसद से दूर रखने के लिए सोनिया जी को राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद जब ये फैसले हो गए तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्रियों की एक लिस्ट जारी होती है। किसी भी महामंत्री के आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, ये सिर्फ प्रियंका गांधी जी के आगे लिखा गया। ये बिना राहुल गांधी जी की शैकिन नहीं हो सकता था। अच्छा, हर एक जनरल सेक्रेटरी को टास्क दिया गया, किसी को किसी प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, किसी को किसी स्टेट का इंचार्ज बनाया गया, किसी को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज बनाया गया, किसी को कुछ किसी का की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका गांधी इतना पॉपुलर चेहरा, उन्हें महामंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, यानी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसी वजह से प्रियंका जी नाराज हुई और वो महीनों के लिए देश से बाहर गई। अब सवाल इसका है कि हमारे यहाँ तो बेटियों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, बेटियों के खिलाफ साजिश थोड़ी की जाती है। तो एक महीना पहले जब मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मैंने चैनल को कहा था, जब ये बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना तय हो चुका है, तो मुझसे सवाल किया गया, तो मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है।
मैंने कई चैनल को बाइट भी दी थी, मैंने ट्वीट भी किया कि और प्रियंका मैंने को कहा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। मैंने कहा प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। क्यों नहीं लड़ाया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी और उनका कैंप नहीं चाहता है तो प्रियंका गांधी संसद पहुँचे। उनका कैंप नहीं चाहता, उनका कैंप तो ये चाहता प्रियंका गांधी राजनीति छोड़ के घर में रोटी बनाए। लेकिन आचार्य जी, आपको लगता नहीं कि प्रियंका गांधी भी राजनीति में सिर्फ पिकनिक के तौर पे आती हैं? जब चुनाव होते हैं तो प्रियंका नजर आती हैं। अगर आप कहें कि रायबरेली अमेठी में अगर राहुल गांधी नहीं जाते तो प्रियंका कितनी बार जाती हैं, आप बताइए। लेकिन मुझे लगता है स्मृति ईरानी का वो दौर देखा जब वो वहाँ से चुनाव हारी, तो हारने के बावजूद वो चुनावी मैदान में डटी रही, लोगों के बीच में हो गई, चुनाव ऐसे ही स्मृति ईरानी नहीं जीती। लेकिन ये जो परिवार के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी हो, ये हमेशा जो बैटल फील्ड है उससे दूर रहते हैं। देखिए, एक तो मैं प्रियंका जी को बहुत करीब से मैंने जाना है। वो एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी माँ है और एक बहुत ही अच्छी बहन है। अच्छी पॉलिटिशियन है या नहीं? उन्हें पॉलिटिशियन बनने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी ना दी जाए और उसको आप कहो कि साहब ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो प्रियंका गांधी के साथ जो विडंबना है वो ये है अनुराग जी, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, कि जैसे महाभारत में भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन सिंहासन से बंधे थे, तो प्रियंका गांधी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योद्धा सिद्ध हो सकती थी, लेकिन परिवार के सिंहासन से बंधी हैं और फैसला वहाँ राहुल गांधी लेते हैं। काला घूंट पीती हैं, जहर पीती है और जहर पी रही है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विषपान का समय है उनका जल्दी निकले, क्योंकि एक और विडंबना है, अगर फैसले राहुल गांधी लें तब भी गनीमत थी, अब फैसले राहुल गांधी जी के नौकर ले रहे हैं और ये सारे नौकर, इनकी एक कोठरी है, एक चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी, ये सारे नौकर सभी सीनियर नेताओं को बेइज्जत करते हैं। आचार्य जी, आज उस चंडाल चौकड़ी का नाम बताना चाहेंगे जो राहुल गांधी के बिहाफ पे फैसला लेते हैं और कांग्रेस को बर्बाद कर रखा है? कौन कौन चंडाल चौकड़ी में शामिल हैं? देश जानना चाहता है उनके बारे में। कौन कौन? देखिए, एक सीरियल आया था विक्रम बेताल जी। उसमें बेताल जब विक्रम के सिर पे बैठता था तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। उस सीरियल में एक बेताल था। कांग्रेस पार्टी में हर जगह बेताल है। कांग्रेस दफ्तर जाओ, एक दो नेताओं को छोड़ दो, एक दो नेताओं को छोड़ दो, हर कमरे में बेताल बैठा है। तो ये जो बेताल है ये राहुल गांधी की सिर पे बैठ गए और ये कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर मोहम्मद अली लेकिन जिन्ना के रास्ते पे राहुल ले विक्रम है या नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, बेतालों की संख्या तो आपने बता दी। हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही सिद्ध हो रहा है। प्रियंका गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाना, प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाना, प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं भेजना, प्रियंका गांधी का नाम जो ले दे, जो प्रियंका गांधी का नाम ले दे उसको साइड कर देना, जो प्रियंका गांधी का नाम ले दे उसे पार्टी से निकाल देना, जो सनातन के खिलाफ बोले उसे पार्टी में बड़ा पद देना। अच्छा आचार्य जी, आपने ये कहा कि जल्दी ही मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो विषपान है प्रियंका गांधी का खत्म हो। अगर जब विषपान खत्म होगा प्रियंका गांधी का और कांग्रेस में मजबूत आएंगी तो क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, कल तक मैं उनके साथ था, आज मैं मोदी के साथ हूँ। और कोई संभावना नहीं फ्यूचर में प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहने की? मैं जब छात्र जीवन में था तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने मुझे राजीव गांधी से मिलाया था। मैंने राजीव गांधी जी को वचन दिया था छात्र जीवन में, 17-18 साल के थे, 17-18 साल, 38-40 साल की पुरानी बात है, हम 11वीं-12वीं में पढ़ते थे, तब हम राजीव गांधी जी से मिले। तब एक संकल्प लिया था, वचन दिया था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। और कई बार ऐसे मोड़ आए जब मेरा मन किया कि यार पार्टी छोड़ दो, क्योंकि जो पार्टी देश के खिलाफ फैसलों में शामिल हो, जो पार्टी देश को गाली देने वालों को आगे बढ़ाए,
जो पार्टी भारत तेरे टुकड़े करने वालों को नेता बनाए, जो पार्टी भारत माता की जय के खिलाफ हो, जो पार्टी वंदे मातरम का बहिष्कार करे, जो पार्टी भारत की संसद का बहिष्कार करे, जो पार्टी भारत की बुराइयां विदेश में जाके करे, तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अनुराग जी सच बताओ, कई बार मैंने सोचा था मैं ट्वीट कर दूँ, इस्तीफ़ा दे दूँ, लेकिन मुझे वो वचन याद आता था जो मैंने राजीव गांधी जी तो रास्ता कैसे निकाला आपने कांग्रेस से अलग? जो राजीव गांधी जी को दिया था। लेकिन जो कांग्रेस काम से अलग होने का रास्ता कैसे निकाला आपने? अनुराग जी, जो काम मैं नहीं कर पाया वो इन बेतालों ने कर दिया। मुझे अयोध्या जाना था, मैंने कहा भाई अयोध्या से नफरत मत करो, मैंने कहा राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, मैंने कहा कि राम भारत की आत्मा है, राम को स्वीकार करो, आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, भाजपा का विरोध करो, भारत का विरोध मत करो। जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया तो मेरे सिर पर जो बोझ था वो इन्होंने चिट्ठी जारी कर दी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, मैं बड़ा आभारी हूँ केसी वेणुगोपाल का, मैं आभारी हूँ जयराम रमेश का, मैं आभारी हूँ राहुल गांधी जी की चंडाल चौकड़ी का कि इन्होंने जिस बोझ को मैं उतारना चाहता। अच्छा आचार्य जी, वो वचन आप मोदी जी को दे चुके हैं, मोदी जी को वो वचन आप मोदी जी को दे चुके हैं जो राजीव गांधी को दिया था आपने? देखिए, मोदी जी को वचन देने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश में एक ऐसे पॉलिटिशियन है, इकलौते ऐसे नेता हैं। भारत में और भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए और हर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अच्छे काम करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। 1000 साल भारत गुलाम रहा, 800 साल इस देश पे मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। तो जो हमारा आत्म स्वाभिमान था, जो हमारा प्राइड था, वो दब गया था। नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव को शिखर पे ले जाने का काम किया। अभी मैं 2-3 दिन से दुबई गया, आबू धाबी में मंदिर देखने गया, जिस भूमि पर गल्फ की कंट्री में, सऊदी अरब में 1000 साल पहले चुन चुन कर मंदिर तोड़े गए, चुन चुन कर मंदिर हटाए गए, वहाँ आबू धाबी के अंदर यूएई में भगवान स्वामीनारायण का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मैं उस मंदिर में गया। नरेंद्र मोदी ना होते देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ना राम मंदिर बन पाता, ना आबू धाबी में ये स्वामीनारायण का मंदिर बन पाता और ना श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो पाता। 18 साल तक आप भी संघर्ष करते रहे आचार्य जी। बिल्कुल। 18 साल में आप मंदिर की नींव नहीं खोद पाए। कल्की धाम को बनाने के लिए 18 वर्ष संघर्ष किया मैंने, और 18 वर्ष बाद ये सौभाग्य का पल तब आया जब देश का प्रधानमंत्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आया। तो सवाल इस बात का है कि रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं? क्या भारत के गौरव को जिसने गौरवान्वित किया हो उस प्रधानमंत्री की सराहना नहीं होनी चाहिए? आज फख्र से हमारा सीना चौड़ा होता है जब विदेश में जाते हैं। क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं होना चाहिए? आचार्य जी, अंत में 2 सवाल आपसे लूँगा मैं। कल अनुराग ठाकुर जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग भगवान राम के चरणों में जाते हैं लेकिन कांग्रेस ही नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि इनका चादर चढ़ाने से फुर्सत मिले तो ये राम मंदिर जाए। तो क्या चादर चढ़ाना भी गलत है? देखिए, ये अपने अपने विश्वास और अपने अपने अकीदे का सवाल है। मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुस्लिमों में भी बहुत बड़ी आपकी फॉलोशिप है, और जो बड़े बड़े मौलाना जो कुरान के बारे में नहीं जानते, मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं जानते, वो आप जानते हैं। देखिए, ये आस्था का विषय है। यदि किसी की आस्था है तो मंदिर जाए, लेकिन अपने सनातन को नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी को चादर चढ़ाने में अच्छा लगता है तो बिल्कुल चादर चढ़ाई जाए। चादर चढ़ाने में क्या बुराई है भाई? ये तो अकीदे का मामला है। लेकिन आप चादर चढ़ाएं और सनातन को मिटाने की बात करें, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। सियासत और सत्ता छोटी है अनुराग जी, सनातन बड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, देश का सवाल है, और देश बड़ा है। ये देश वो देश है, महाराणा प्रताप का देश है, जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जिन्होंने अपना सर्वस्व नछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया।
ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का देश है, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चुनते हुए देखा, जिनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन सनातन पर समझौता नहीं किया। ये वो देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का देश है, ये अशफाकुल्ला का देश है। ये देश 140 करोड़ का देश है। और नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहते कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक वर्ग का प्रधानमंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता को फक्र होना चाहिए कि हमारे पास मोदी है, अच्छा, जिसने भारत के गौरव को विश्व के पटल पर रखा है। आचार्य जी का आखिरी सवाल, पाकिस्तान से आवाज़ आती है, वहाँ के एक पूर्व मंत्री कहते हैं राहुल गांधी बहुत बेहतर नेता, उनको देश का पीएम बनना चाहिए इंडिया का। जो भारत को गाली देगा, भारत माता की जय का विरोध करेगा, भारत के टुकड़े करने वालों को ओहदा देगा, उसकी तारीफ पाकिस्तान ना करेगा तो कौन करेगा? ये तो बट नेचुरल है। लेकिन मैं, हालांकि मेरा कोई हक नहीं है राहुल गांधी जी को सलाह देने का, लेकिन फिर भी मेरा उस परिवार से, उस पार्टी से बहुत लंबा नाता रहा है। और एक देश के नागरिक के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी से कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत मत करो। भाजपा से लड़ो, भारत का सम्मान करना सीखो। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने हमसे बात की तमाम मुद्दों पर, और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि भले ही ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी इन्हें चिंता है, क्योंकि कभी ये कांग्रेस के सिपह सालार रहे हैं। और इन्होंने राजीव गांधी को एक वचन दिया था कि मैं अपनी इच्छा से कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। और आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उनको भी इन्होंने अपना वचन दे दिया है कि जब तक वो हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय मेरे लिए निकाला। आपको और आपके चैनल का धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच।